Hello, good morning. Good morning, good morning. Yes, good morning. Good morning. Yes, so let's start this chapter. The chapter, what is the name? Is the biological classification. Huh? Biological classification. नाम में है बच्चे क्लासिफाई करना है, किसको क्लासिफाई करना है? लिविंग चीजों को क्लासिफाई करना है ना? आदमी को ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू क्लासिफाई द थिंग्स, है ना? इंसान कुछ चीजों को क्लासिफाई करने की आदत ही है ना? ह्यूमंस को भी नहीं छोड़ा उसने कि ह्यूमंस को भी क्लासिफाई कर दिया उन्होंने. Yes, so anyways that is a different topic, we will not discuss that here. But what is meant by classification is nothing but the वर्गीकरण, उसको बोलते हैं अपन कि इसको ये है किसी किसी बेसिस पे, है ना, चीजों को क्लासिफाई करना है. यहाँ पे अपने को क्या क्लासिफाई करना है? लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है. ठीक है ना? तो यहाँ पे इनिशियली ऐसे बोला है कि सिंस डॉन मतलब पहले से सिंस डॉन ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू क्लासिफाई द थिंग्स. पर किसी चीज को मुझे अगर क्लासिफाई करना है तो कुछ तो बेसिस चाहिए ना. तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन रहता था, अर्लियर ह्यूमंस क्लासिफाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड के हिसाब से. ठीक है ना? जैसे क्या है? फूड, शेल्टर, जरूरत के हिसाब से. फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईके. ठीक है ना? दिस इज द प्रीवियस क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन. बट दिस इज नॉट अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. साइंटिफिक है क्या ये? नॉट साइंटिफिक. This is on the basis of need, not scientific. So next, the first attempt, पहला प्रयास, first attempt to classify the things on the scientific basis. ठीक है ना? The first attempt to classify the things on the scientific basis was made by the Aristotle. Aristotle was the first person. I think spelling गलत है इसकी. Aristotle ऐसे है. Aristotle was the first person to classify the things. Yes, scientific classification पहले इन्होंने ट्राई किया. इनको क्या बोलते हैं? He is the father of zoology and also father of biology, whole biology. मेरे नाम में ही टोटल है तो मैं पूरी बायोलॉजी का फादर बनूंगा. Yes, the father of whole biology or father of zoology. Yes. तो एरिस्टोटल क्लासिफाइड द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को क्लासिफाई किया और एनिमल्स को क्लासिफाई किया. प्लांट्स को क्लासिफाई किया बाहरी, जो दिखता है बाहर से. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से दिखता है. उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स जो है, जो हमेशा हरे रहेंगे, उनको बोल दिया कि भाई तू हर्ब है, हमेशा हरा रहेगा. जो प्लांट्स हमेशा हरे रहते हैं उनको बोल दिया हर्ब्स है. ठीक है? जो थोड़े से, जिनका जो वुड है, जिनका जो स्टेम है वो ब्राउनिश हो जाता और थोड़े बड़े साइज को हो जाते, उनको उन्होंने बोला श्रब्स. और फिर बहुत ही मोटे, जिनका तना, जो वुड है, जो बहुत मोटा हो जाता है, जिनका स्टेम बहुत मोटा हो जाता है और जो बहुत लंबे लंबे बढ़ते हैं, उनको उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज. सो अपन देखते हैं कि ये जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी. क्या है? दे क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स. ठीक है? एंड थर्ड हो गया ट्रीज में जैसे वुडी प्लांट आ गया इसमें. यस. श्रब्स मतलब तुम्हारा तुलसी आ गया, टोमेटो थोड़े से बड़े आ जाते हैं. ठीक है? और हर्ब्स मतलब जो हमेशा हरे रहेंगे, जैसे अपना ग्रास इसमें आता है. ठीक है? So he classified the things. They classified, not he. Aristotle classified the plants on the basis of morphology, and they classified the plants into 3 categories. ठीक है? And they also classify the animals. Animals को इन्होंने classify किया on the basis of, again, on the presence or absence of red blood. है ना? जैसे जिसमें red blood present है, जिसमें RB हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उनको बोले अनाइमा. जिसमें एब्सेंट है इनको बोला ए नाइमा. एब्सेंस ऑफ नाइमा मतलब ब्लड. इनको नाइमा इंडिकेट किया ब्लड से. ई मतलब प्रेजेंस और ए मतलब एब्सेंस. ठीक है ना? इनमें जैसे अपने रेप्टाइल्स आते हैं, तो ना एम्फीबिया, मैमल्स, ये सब रेड ब्लडेड है. इवन दैट व्हाट अर्थवर्म इज आल्सो बिलोंग्स हियर. ठीक है? और इन्होंने ए नाइमा मतलब जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट वगैरह हो गए, तो उन्होंने इनको क्लासिफाई किया कि एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड. So this is the basic classification first given by Aristotle. The first attempt of scientific classification was done by Mr. Aristotle. ठीक है? After that, the second attempt was made by
कौन है थर्ड? कैरोलस लीनियस। बच्चा बच्चा जानता है कैरोलस लीनियस कौन है? कैरोलस लीनियस जब मैं बोलती हूँ तो तीन चीजें मेरे दिमाग में आनी चाहिए। ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब वही वर्गीकरण ही है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ही इज द फादर ऑफ, ही वॉज, ही इज नहीं और ही नहीं, वो, दे वॉज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और दूसरी चीज मेरे दिमाग में आनी चाहिए, दे गिव बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दे गिव बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और तीसरी चीज उन्होंने क्या दी, दे गिव टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये तीन चीजें तो आनी ही चाहिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब कुछ नहीं है, वो क्लासिफिकेशन ही है, वो अपन लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट द बायनोमियल मतलब दो नाम, एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेदर इट इज अ प्लांट, लोअर वर्टिब्रेट और हायर वर्टिब्रेट और व्हाटएवर इट इज, every animal, every plant should have two names. First name is the generic name and second name should be specific epithet and that name is universally accepted, ठीक है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और तीसरा जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो चीजों में क्लासिफाई किया, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, on the basis of cell wall. If the cell wall is present or cell wall absent. If the cell wall is present, then they classify those organisms into plantae, ठीक है। And if the cell wall is absent, then those organisms, then they classify those organisms into animalia. So you can see here they classified all organisms on the basis of presence or absence of cell wall. What is the basis here? Cell wall, presence or absence of cell wall. What was the basis of Aristotle's classification? Morphology. Aristotle classified the plants on the basis of morphology. They classified animals on the basis of presence or absence of red blood cells. Yes, here you can see presence or absence of cell wall is the basis of classification of Carolus Linnaeus, or you can call it as a, what is the basis of classification of two kingdom classification? Yes, presence or absence of cell wall. So so according to two kingdom classification, प्लांटी में कौन कौन आएगा? फिर प्लांटी में जिसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन जाते हैं प्रोकैरियोट्स, है ना, ऑल प्रोकैरियोट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये छोड़ के प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स और मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम बिलोंग टू प्लांटी ओनली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स में भी होती है सेल वॉल। क्राइसोफाइट में आपका डाई एटम आ गया, डेस्मिट्स आ गया, ये सब आएगा, इसमें सेल वॉल है क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना वो फंजाई में भी रहती है काइटिन की सेल वॉल। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ प्लांटी, दैट मींस नॉट प्लांटी तो वैसे नहीं एग्जिस्ट ही नहीं थे, ऑल दैट एल्गी विल बी देयर, एल्गी, ब्रायोफाइट, है ना, पेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म। ऑल दिस बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सभी को एक ही इसमें घुसा दिया, ठीक है ना। फिर इसमें आ जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा। एनिमेलिया ये सेकंड क्लास किंगडम हो गया। एनिमेलिया में माइकोप्लाज्मा आ गया। यूग्लिनॉइड, है ना, यूग्लिनॉइड। फिर हो गया आपका व्हाट दैट स्लाइम मोल्ड को किस में रखेंगे? स्लाइम मोल्ड डू नॉट हैव दैट सेल वॉल बट द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड हैव दैट सेल वॉल। देन from where that slime mold should categorize? Slime mold do not have cell wall but the spores have true cell wall, है ना। फिर उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अपना आता है वो पैरामीशियम, चप्पल वगैरह, ठीक है। एंड ऑल दैट स्पंजेस, पॉरीफेरंस, सिलेंड्रेट, टीनोफोरा, ऑल फ्रॉम पॉरीफेरा टू chordata all belong to kingdom Animalia. Why? Because the cell wall is absent. Yes, so here you can see what is the drawback of this classification. सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है?
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल है वो प्लांटी में आ गए, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो सारे किस में आ गए, एनिमेलिया में आ गए। ठीक है, ओके। तो इस व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? इफ यू सी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट सब, यस प्रोकैरियोट्स, इफ यू सी ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स, और ये सभी क्या है नीचे के क्राइसोफाइट, फंजाई, ऑल आर यूकैरियोट्स। इफ यू सी this classification could not differentiate between prokaryote and eukaryote, ठीक है ना। this classification could not differentiate or place both prokaryote as well as eukaryote in the same category में रख दिया, same kingdom में रख दिया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, सी ये जो है एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सारे क्या है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है ना। और बाकी फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉपिक है, बाकी अदर फोटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो दिस क्लासिफिकेशन अगेन, दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यस, this that two kingdom classification again not able to differentiate between photosynthetic and non photosynthetic, ठीक है। also could not differentiate between autotrophs and heterotrophs, जो खाना खुद का खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं autotrophs, and those who cannot synthesize their own food called as heterotrophs. Yes, what is another what is the another drawback? अगर अपन देखिए क्राइसोफाइट, डेस्मिड, हाँ, और प्रोकैरियोट्स, ऑल दीज आर यूनिसेल्युलर, ये क्या है, यूनिसेल्युलर है। बट इफ वी गो फर्दर, फंजाई, एल्गी, ये सब क्या है, all these are multicellular. That means again one drawback is there, that this classification could not differentiate between that your unicellular organism and multicellular organism. सबका खिचड़ी पका दिया, एक ही में भर दिया on the basis of cell wall only. Yes, so these are the drawback of this classification. इसीलिए अपने को नए क्लासिफिकेशन की जरूरत आन पड़ी, ठीक है, नए क्लासिफिकेशन का जरूरत आन पड़ी, जो दिया है, किसने दिया है, अर्नेस्ट हेकल, वही हेकल जिन्होंने इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इनको अपन तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। और इनको इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन ये है कि इवोल्यूशन में ये बोलते हैं कि दैट ओंटोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी, वो पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सिंस डॉन मतलब पहले से, सिंस बिगिनिंग, सिंस डॉन मतलब बिगिनिंग होता है। देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गन, आदत है क्लासिफाई करने की, आदत है ना, हाँ। इट वॉज डन इंस्टिंक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, क्या थी पहले, नीड के बेसिस पे, ठीक है ना, नीड, हाँ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वही बोला। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन, वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, किन्होंने दिया था, एरिस्टोटल जी ने दिया था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक ट्रीज, सिंपल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, जो हमेशा हरा रहेगा वो हर्ब है, जिसका वुड थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हाइट में, दे आर श्रब्स एंड ट्रीज। He also divided the animals into two groups on the basis of red blood, and and those which did not have onema and enema, ठीक है। Now the Linnaeus was the second person who classify or give the two kingdom system of classification with Plantae one and Animalia one, ठीक है। These are the only two kingdom, that's why the two kingdom classification, इनको दो नाम से बहुत प्यार था, ठीक है ना। was developed that included all plants and animals respectively. Yes, this system did not distinguish between eukaryote and prokaryote, है ना, prokaryote और eukaryote के साथ में घुसा दिया, ठीक है ना, unicellular और multicellular, yes, and even photosynthetic and non-photosynthetic, है ना। So the classification of organism into plantae and animal were easily done and was easy to understand. But large number of organisms did not fall into either category. For example, slime mold do not have the adult member of the slime mold do not have that cell wall. But if you see that spores of slime mold have a cell wall, that means where to put that slime mold, whether it is in the plantae or in the animalia. Yes. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. That's why there is a need for one more classification, the three kingdom classification. अरे क्या हो गया, three kingdom three kingdom classification was given by Haeckel. Classification was given by Haeckel. इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को वैसे का वैसा ही रखा, प्लांटी और एनिमेलिया, इसके साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं की, है ना, प्लांटी और एनिमेलिया को वैसे का वैसा ही रखा इन्होंने।
प्लांटी में फिर कौन आएगा आपका, ऑल सेल वॉल जिसके पास है और ऑल मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। एनिमेलिया में किसको रखा, सेल वॉल एब्सेंट है पर ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर विदाउट सेल वॉल। और फिर तीसरा नया एक किंगडम इन्होंने बनाया जिसका नाम है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में इन्होंने पूरे घुसेड़ दिए किसको, बोथ यूनिसेलुलर, सभी यूनिसेलुलर को इसमें डाल दिया, है ना, यूनिसेलुलर, ऑल यूनिसेलुलर, बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, ऑल यूनिसेलुलर, वो यूकैरियोट रहे प्रोकैरियोट रहे सारे यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में डाल दिया। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है ना, सेल वॉल प्रेजेंट भी रह सकती है, सेल वॉल एब्सेंट भी रह सकती है, ठीक है। इन्होंने वो क्राइटेरिया नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ यूनिसेलुलर, है ना, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल यूनिसेलुलर आर पुट हियर इनसाइड द प्रोटिस्टा किंगडम। So if you see according to three kingdom classification, algae, bryophyte, pteridophyte and angiosperms are placed in plantae kingdom, and even fungi, algae, bryo, pterido, gymno and angio all are placed here, but because they are multicellular and they have a cell wall. And if you see animalia, that means from the sponges starting from the sponges up to the chordata, all these are kept or these are placed inside the animalia because they do not have cell wall, and also they are multicellular. Yes, here if you see according to three kingdom classification, yes, according to three kingdom classification, if you consider chlorella or chlamydomonas, or if you consider the dinoflagellates, or if you consider the all prokaryotes, all these are, whether they are prokaryote, yes, whether they are cyanobacteria, whether they are dinoflagellate, or whether they are chlorella, all are placed inside the protista kingdom. Yes, so according to three kingdom classification, so in three kingdom classification, the fungi are placed in, fungi को कहाँ पे रखा गया, fungi are placed in plantae, इसके पास सेल वॉल है इसलिए, ठीक है, and chrysophytes, ठीक है, desmids, chlorella, and even your all cyanobacteria, Monera kingdom, cyanobacteria, all are placed in protista kingdom, सारे protista, all are placed inside protista, पूरा खिचड़ी, ठीक है। So what is the drawback here? If you see like this classification could not differentiate between that prokaryote and eukaryote. See, chrysophytes, desmid, chlorella, all these are eukaryotes, while cyanobacteria is a prokaryote. This classification, what is the drawback of this classification? Three kingdoms का drawback क्या है? Three kingdom, fungi placed in plantae, उसको जगह ही नहीं मिली, fungi are still placed in plantae, plantae में ही रखा गया उसको, है ना, that means this classification did not consider the type of cell wall, है ना, क्या हो गया, did not consider the type of cell wall, है ना, and also this classification could not differentiate what, eukaryote and prokaryote, मतलब वो क्राइटेरिया नहीं लिया उन्होंने, कौन सा, that cell type, what type of cell type, whether they are prokaryotic cell or eukaryotic cell. That means this classification could not consider whether the nucleus is present inside the genetic material is present inside the nucleus or the genetic material is naked. This classification did not consider this criteria. So this is again a drawback of this three kingdom classification. So that's why the three kingdom classification was not accepted. Yes, so one more classification is there, that four kingdom classification.
है ना, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कोपलैंड, ठीक है। सो व्हाट इज द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटी वैसे का वैसा ही है, ठीक है, एनिमेलिया भी वैसे का वैसा ही है, ठीक है ना। द प्लांटी में द सेल वॉल जिसके पास है, ऑल those having cell wall and all multicellular with cell wall, multicellular। एनिमेलिया को भी हाथ नहीं लगाया उन्होंने, वैसे वैसे सेल वॉल एंड मल्टीसेल्युलर। बट व्हाट इज द 2 more? See, one more, Monera, they discovered Monera and also the Protista, वैसे का वैसा ही Protista, ठीक है। So who discovered the Protista kingdom? The Haeckel. Who discovered the Monera kingdom? Copeland, ठीक है। So according to this classification, Monera includes all unicellular प्रोकैरियोट्स के लिए मोनेरा ये नया किंगडम बनाया, और प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुम उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो मैं आता हूं, मैं एक नया किंगडम बनाता हूं जिसका नाम है मोनेरा, और जो सारे प्रोकैरियोट है कि उसमें रख दूंगा मोनेरा में, और जो यूकैरियोट्स है उसको प्रोटिस्टा में रख दूंगा, ठीक है। पर व्हाट इज अगेन अ ड्रॉबैक? इसका भी एक ड्रॉबैक है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? दैट मीन्स फंजाई आर स्टिल प्रेजेंट इन प्लांटी, इसको प्लांटी में ही रखा गया। दैट मीन्स दिस क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इवन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, all these 3 classification did not consider the type of cell wall. If you consider the plant, yes, the plants having that cellulosic cell wall, yes, and if you consider the fungi, the type of cell wall is different. That means they have that chitin ka cell wall, yes, that's why this classification is again not accepted, yes. So if they ask the question, if they ask you question according to question, अगर मैं एक लेती हूँ कि according to 2 kingdom classification, according to 2 kingdom classification, according to 2 kingdom classification, फंजाई को कहां पे रखा गया था? फंजाई वेयर प्लेस्ड इन सी। सो आंसर क्या आना चाहिए आपका बच्चे कि अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम, वेदर इट इज 2 किंगडम, वेदर इट इज 3 किंगडम और वेदर इट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, वेदर इट इज 2 kingdom, 3 kingdom or 4 kingdom, all these, whether it is 2 kingdom, 4 kingdom or 3 kingdom classification, fungi are placed inside plantae only, inside इसको सिर्फ plantae में ही रखा गया, yes। If the another question is there, if according to 2 kingdom classification, according to 2 kingdom classification, according to 2 kingdom classification, the chrysophytes are placed, chrysophytes को कहाँ रखा गया? Chrysophytes were placed in 2 according to 2 kingdom classification, the chrysophytes have cell wall, that's why they are placed in chrysophytes. According to 2 kingdom classification, they are placed inside plantae, yes। So this is according to 2 kingdom, but if they ask you according to 3 kingdom classification, अगर 3 kingdom classification में chrysophytes को कहाँ रखा गया? chrysophytes को according to 3 kingdom classification इसको रखा गया प्रोटिस्टा में, है ना, प्रोटिस्टा में, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि इफ अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अच्छा प्रीवियसली एक और क्वेश्चन कर लेते कि 4 किंगडम, अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम अगर मैं लूँ अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्राइसोफाइट्स को कहाँ रखा गया? अभी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी क्राइसोफाइट्स को प्रोटिस्टा में ही रखा गया, प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते कि इफ दे आस्क यू अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम्स के हिसाब से मैं अगर साइनोबैक्टीरिया लेती हूँ, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया एक
Cyanobacteria and that LAB, lactic acid bacillus, and even your that euglenoid और ये बोले पैरामीशियम अमीबा है ना, अमीबा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में साइनोबैक्टीरिया एंड एलएबी, दीज हैव सेल वॉल है ना, पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल, दैट्स व्हाई दे आर क्लासिफाइड इनटू प्लांटी, ठीक है। एंड दिस अमीबा डू नॉट हैव सेल वॉल, दैट्स व्हाई दिस क्लासिफाइड इनटू एनिमेलिया, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम, अगर मैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लेती हूँ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बच्चे साइनोबैक्टीरिया और एलएबी को कहाँ रखा गया थ्री किंगडम में? ये ऑल दीज आर यूनिसेल्युलर, amoeba is also unicellular, LAB is also unicellular. I should not write LAB, I should write lactobacillus. LAB तो एक ग्रुप हो गया, but ठीक है। हाँ, and cyanobacteria, all these are placed inside protista, ठीक है। And according to four kingdom classification, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में लेती हूँ तो साइनोबैक्टीरिया एंड LAB इन दोनों को रखा गया मोनेरा में, ठीक है। और अमीबा को रखा गया आपके प्रोटिस्टा में। यस, सो दिस कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चन आस्क, दे कुड आस्क, ठीक है। अभी आगे क्या अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो प्लांटी और एनिमेलिया को वैसे का वैसे ही रखा गया। द टू किंगडम व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन और थ्रू आउट द इवोल्यूशन आर द ओनली टू किंगडम व्हिच रिमेन कांस्टेंट, जिसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई वो है प्लांटी और एनिमेलिया। These are the only two kingdom which remains constant. But why there is a need? To classify, or again there is one more kingdom, one more classification की जरूरत क्यों पड़ी? Because there is a need to consider the cell wall or cell size or type of cell, not size, type of cell. There is a need for type of cell को consider करना चाहिए, ठीक है। और body organization ठीक है ना, इवन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, even you have to consider, there is a need to consider the habitat also, even there is a need to consider the reproduction, what type of sexual reproduction or asexual reproduction, ठीक है ना, binary fission, fragmentation, whatever the what type of reproduction is there, or even you have to, there is a need to consider the phylogeny, किससे कौन आया है, ठीक है ना, phylogenic evolutionary history. For example, if we consider the Monera were the first, from the Monera the Protista were evolved, and from the Protista the Plantae evolved. Yes, we know that. Yes. From the Protista only the Animalia, the fungi evolved, and even the Animalia also evolved from the Protista only. So if you see the Protista, see here, Protista are the sole member or the common ancestor for both Animalia, fungi and the Plantae. So this is the evolutionary history, and there is a need to consider this evolutionary history also, इसको भी देखना है, इसीलिए there is a need। और एक क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया ये क्लासिफिकेशन? RH व्हिटेकर ने 1969 में। देख लेते हैं क्या बोल रही है। See, beside gross morphology, a need was also felt including other characteristics. सिर्फ ये gross morphology भी कंसिडर मत करो, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट है, सिर्फ यही मत करो। अदर ऑल्सो लाइक सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, नेचर है कैसी है, सेल वॉल का नेचर कैसा है, सेलुलोजिक है, काइटिन का है, पेप्टाइडोग्लाइकन का है, काय का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, खुद का खाना खुद बनाता है या दूसरों पे डिपेंड रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड फॉर हैबिटेट, कैसे है हैबिटेट, पानी में रहता है या फिर टेरेस्ट्रियल है, या फिर पानी भी हो गया तो एक्वाटिक वाटर, सॉरी फ्रेश वाटर में है या फिर मरीन वाटर में है, कौन से पानी में रहता है, ठीक है। इसके बाद भी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल है, बाइनरी, कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाता है, and even the evolutionary history etc, all these are the criteria has to be considered। इसकी जरूरत आन पड़ी, इसलिए एक और क्लासिफिकेशन आया RH व्हिटेकर का, ठीक है ना। ये तो बच्चा जानता है RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय RH व्हिटेकर, यस, इन द ईयर 1969। ठीक है बच्चे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हेंस अंडरगॉन
बहुत सारे चेंजेस हो गए, क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडरगॉन सेवरल चेंजेस. फॉर एग्जांपल द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटी, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया. ठीक है. देन द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल. बेसिस क्या था इसका कि प्लांटी में कौन रहेगा? मल्टीसेलुलर रहेंगे और सेल वॉल वाले. एनिमेलिया में रहेंगे मल्टीसेलुलर जिसके पास सेल वॉल नहीं है. और एक उन्होंने नया किंगडम निकाला जिसका नाम है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में उन्होंने पूरे उठाए यूनिसेलुलर और उसमें डाल दिए प्रोटिस्टा में. किसने? हेकल जी ने. यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट सारों को घुसेड़ दिया प्रोटिस्टा में. ठीक है. देन वन मोर क्लासिफिकेशन, दैट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज देयर व्हिच वाज गिवन बाय कोपलैंड. इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन दिया, चार किंगडम बनाए इन्होंने. चार किंगडम में उन्होंने प्लांटी और एनिमलिया वैसा का वैसा ही रखा, स्टार्टिंग से जैसा है वैसे ही. मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल प्लांटी हो गए, मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया हो गया. ठीक है. आपका ये आ गया. फिर इन्होंने और एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम है मोनेरा. मोनेरा में इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को डाल दिया. ठीक है. और जो आपका प्रोटिस्ट है उसमें किसको डाल दिया? यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक. ठीक है. पर इन्होंने सेल वॉल को कंसिडर नहीं किया, टाइप ऑफ सेल वॉल को कंसिडर नहीं किया. फंजाई को कहीं जगह ही नहीं मिली भले कि उसकी सेल वॉल अलग है. ठीक है. इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं ये किया. ठीक है. पर अपन ये देखते हैं कि इफ दैट if we consider the different type of a classification, the two kingdoms which remains constant throughout the classification, throughout the changes, that is plantae and animalia are the two kingdoms जो हमेशा स्टार्टिंग से वैसे के वैसे ही है. ठीक है ना. थ्रू द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैज बीन कांस्टेंट, सी कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, है ना. The understanding that group the organisms to be included under three kingdoms have changing the number and nature of. चलो आगे जाते हैं. So the next classification which was accepted, that is 1969 in the year. सफेद लेंगे यार, in the year 1969. ठीक है. ओके. गिवन बाय RH V Taker. RH V Taker. ठीक है. This was accepted. What is the basis of classification of RH V Taker and which were the five kingdoms? इन्होंने 5 किंगडम बनाए. कौन से 5 किंगडम बनाए? See the 5 kingdoms. पहले इन्होंने बनाया मोनेरा, ये हो गया फर्स्ट. फिर उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, थर्ड हो गया थर्ड फंजाई. फंजाई को अभी जाके घर मिला फंजाई. एंड फोर्थ हो गया आपका प्लांटी. प्लांटी. ठीक है. एंड द फिफ्थ इज योर दैट एनिमेलिया. These are the five kingdom classification. These are the five kingdoms. ठीक है. फिर उन्होंने कौन से क्राइटेरियाज लिए? इन्होंने कौन से क्राइटेरियाज लिए? Which were the criteria they consider? सेल टाइप कैसा है, whether it is प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सेल टाइप कैसा है. ठीक है ना. फिर क्या नेक्स्ट? व्हाट इज दैट? साइज, सॉरी, सेल वॉल, टाइप ऑफ सेल वॉल. ठीक है. फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन और रिप्रोडक्शन. और इन्होंने और कंसिडर किया फाइलोजेनिक हिस्ट्री. फाइलोजेनी. ठीक है. सो ऑल दीज आर द क्राइटेरिया. दे कंसिडर सेल टाइप, वेदर प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, जैसे मोनेरा प्रोकैरियोटिक है. ऑल दीज फ्रॉम प्रोटिस्टा, from protista, fungi, plantae, animalia, all these are eukaryotes. They also consider the nuclear membrane, presence or absence of nuclear membrane. So these were the criteria considered by RH Whittaker to classify the organisms. ठीक है. प्लांटी मोनेरा में उन्होंने किसको रखा? मोनेरा. अगर मैं देखती हूँ मोनेरा, इसमें आता है ऑल
प्रोकैरियोट्स, द सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये तो हो गया सेल टाइप, ठीक है ना। फिर इसमें सेल वॉल है या नहीं है? सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। व्हाट टाइप ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड इज देयर एंड ग्लाइकन इज देयर। व्हाट इज मीन बाय पेप्टाइड? पेप्टाइड मतलब द अमीनो एसिड विल बी देयर, द अमीनो एसिड विल बी देयर। पेप्टाइड बॉन्ड कुठे असते? अमीनो एसिड मध्येच असतो. And what is meant by glycan? Glycans means carbohydrate will be there, but not cellulosic, non-cellulosic, non-cellulosic, cellulose वाला नहीं है, other than cellulose. कौन सा cellulose है? मतलब non-cellulosic कार्बोहाइड्रेट है इसमें, non-cellulosic, cellulose वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है, other than cellulose है. तो कौन सा है? उसका नाम है म्यूरिन. म्यूरिन मतलब nag and acetyl glucose amine and NAM एंड एसिडाइल म्यूरेमिनिक एसिड, इनका पॉलीमर है ये, ठीक है। कौन? पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल बने हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की। उसके बाद द सी, इफ यू सी द सेल, if you see the cell is like this, the cell is having that cell wall and the genetic material is not covered inside the nuclear membrane. That means the nuclear membrane is absent. Nuclear membrane is absent, or you can say you can say the genetic material is naked. genetic material कैसा है? naked है, कवर नहीं है उसको, naked है, ठीक है ना। तो ये सारे क्राइटेरियाज हो गए। सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है। अगर इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखूं तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, single cell organism and the single cell itself perform all essential metabolic activities. For example, single cell ही digestion करेगा, single cell ही respiration करेगा, even single cell can capable of reproduction only. That's why the single cell की body है. That means the cell type कैसा है, body organization कैसी है उसकी, यूनिसेलुलर है body organization, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्राइटेरिया लेती हूँ कि दैट व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और सॉरी व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट, सी डाइवर्स, दे शो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो इनऑर्गेनिक कार्बन से, इनऑर्गेनिक कार्बन, जब भी मैं ऑटोट्रॉप बोलती हूँ तो द टू इसेंशियल, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन रहते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना। मैं किचन में जाके खाना बनाती हूँ तो मैं ऑटोट्रॉप होगा क्या? नहीं। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है वो पढ़ेंगे, विच कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक, ठीक है ना। जैसे CO2 में इनऑर्गेनिक कार्बन है, CO2 से मैंने C6H12O6 बना दिया, ठीक है। द कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक, किसी भी इनऑर्गेनिक से अगर खुद का फूड बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं, या फिर किसी भी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिज्म शो करनी है, खुद का खाना खुद बनाना है, तो दो चीजें चाहिए, टू इसेंशियल थिंग्स और टू रिक्विजिट फॉर द ऑटोट्रॉपिज्म। इनको क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन चाहिए, इनऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स चाहिए, ठीक है। और दूसरा चाहिए इनको एनर्जी, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स में दो आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है बच्चे, और दूसरा आता है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे फोटो और ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है तो दे कैन कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। ऑल्सो दे रिक्वायर एनर्जी, सो हियर यू कैन सी फोटो, दे यूज द लाइट एनर्जी by using the sunlight energy, or by using the light energy they convert the light energy, by using the light energy they convert the inorganic carbon into organic, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहा है, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक कार्बन से खुद का खाना बना रहा है, फूड बना रहा है, इसलिए उसको ऑटोट्रॉप्स बोले। और उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स क्यों बोले? क्योंकि बिकॉज दे आर यूजिंग द लाइट एनर्जी, ठीक है। तो वो इसके जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे, कौन से इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे?
उसको इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन चाहिए। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन किससे लेता है वो कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन किससे लेता है, CO2 से लेता है, ठीक है। और फिर सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो किसकी लेता है, लाइट एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है तो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक कार्बन से अपना खाना बनेगा, C6H12O6, ठीक है ना, खुद का फूड बनाएगा। फिर इसको एनर्जी भी चाहिए क्योंकि ये ऑटोट्रॉप है, तो एनर्जी कहाँ से लेगा, ये एनर्जी लेगा, ये क्या करेगा कुछ चीजें हैं इनऑर्गेनिक चीजें, जैसे सल्फर हो गया या फिर आयरन हो गया, ठीक है ना, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन करेगा, आयरन का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करने के बाद इससे होगी एनर्जी रिलीज, और ये एनर्जी ये यूज करेगा अपना खाना बनाने के लिए। बाय यूजिंग दिस एनर्जी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज दिस, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज बाय केमिकल रिएक्शन, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज अ केमिकल एनर्जी। Yes, the chemical energy. These chemoautotrophs use chemical energy. Chemoautotrophs have a capacity to live inside the harsh environment में भी रह सकते हैं ये, जैसे deep seas है ना, सॉरी थर्मस, हॉट स्प्रिंग में, हाँ सल्फर सल्फर बैक्टीरिया रहते हैं है ना, जैसे थर्मल वेंट, डीप सीज में भी रहते हैं ये, है ना। तो क्योंकि ये क्या है, केमिकल एनर्जी जो भी है वो यूज करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द एनी अदर सोर्स फॉर देयर फूड, दैट्स व्हाई दे कैन लिव इनसाइड द हार्श एनवायरनमेंट, इवन स्ट्रिक्ट एनरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं ये, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन RH विटेकर का। तो इन्होंने RH विटेकर ने देखा कि मोनेरा किंगडम शो द डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मींस दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स आल्सो, दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स आल्सो, ठीक है, एंड इवन दे आर हेटेरोट्रॉप्स आल्सो। हेटेरोट्रॉप्स मैं बोलती हूँ, हेटेरोट्रॉप्स मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच डायरेक्टली कंज्यूम द ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, डायरेक्टली ऑर्गेनिक चाहिए उनको, रेडीमेड, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेकन ऑर्गेनिक फूड एज देयर ऑर्गेनिक मटेरियल एज देयर फूड, ठीक है। they do not have that capacity to convert that inorganic carbon or inorganic molecules into organics। अगर उनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रहती तो उनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप्स है, द हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट दैट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक्स, ठीक है। दे वांट दैट रेडीमेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब सिंपल समझ लीजिए जिसके पास CHO बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, या फिर जिसके पास हाँ ठीक है उसको बोलेंगे ये। तो द डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो दिखाते हैं, हेटेरोट्रॉपिज्म भी दिखाते हैं, ऑटोट्रॉपिज्म भी दिखाते हैं। ऑटोट्रॉपिज्म अगर मैं कंसिडर करूं तो दे बोथ शो हेटेरोट्रॉपिज्म, सॉरी दे शो बोथ दैट फोटो ऑटोट्रॉपिज्म एज वेल एज बोथ कीमो ऑटोट्रॉपिज्म, यस। और अगर हेटेरोट्रॉपिज्म की बात करूं तो मोनेरा किंगडम हेटेरोट्रॉपिज्म में सैप्रोफिटिक भी है। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड और डेड, जिसको डिकम्पोजर भी बोलते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड मैटर है, डेड मैटर में से ऑर्गेनिक फूड डायरेक्टली कंज्यूम करेगा। डेड मैटर मतलब क्या है, एक तो डेड पत्ती होगी या फिर डेड एनिमल होगा, है ना, डेड प्लांट हो सकता है या फिर डेड एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो डेड के पास क्या है, जो भी मरा हुआ है उसके पास बायोमोलिक्यूल्स है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स को पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ता है और फिर उससे फिर खाना लेता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जो कंपोज ऑलरेडी किया है, जो ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स बने हैं, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स जो कंपोज हुए हैं, कंपोज मतलब बनना, जो बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स बने हैं डेड मैटर में, उसको पहले सिंपल में तोड़ेगा, डी करेगा उसको, डी मतलब तोड़ने का, जो कंपोज किया अच्छा खासा बनाया है उसको तोड़ेगा, ठीक है ना। पर किससे लेगा ये खाना, मरे हुए से खाना लेगा, ठीक है, और वो भी रेडीमेड ऑर्गेनिक फॉर्म में लेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे और ऑल्सो शो म्यूचुअलिज्म मतलब भाई तू मेरे साथ में रह, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, प्लांट के रूट के साथ एक बैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया रह रहा है। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया साथ में क्यों रह रहा है, बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को घर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है उसको, और दूसरा क्या मिल रहा है कि फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट उसको रेडीमेड खाना देता है, किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। और बैक्टीरिया प्लांट उसको अपने साथ में क्यों रहने दे रहा है ना। सपोज ये बैक्टीरिया है, ये प्लांट्स के रूट के साथ रह रहा है, क्यों रह रहा है,
क्योंकि बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को मिल रहा है शेल्टर, ऊपर से फूड भी मिल रहा है, ठीक है। और प्लांट को क्या हो रहा है फायदा, प्लांट बोल रहा है, प्लांट को ये बैक्टीरिया बोलता है मेरे को साथ में रहने दे, मैं तेरे को नाइट्रोजन दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिज्म, अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये बोलते हैं साथ में रहना, तू इसको कुछ बेनिफिट दे और ये भी देखो कुछ बेनिफिट देगा, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिज्म, एंड द टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर हैप्पीली and both get benefited, this is called as mutualism or symbiotic association when both get benefited, yes। ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। और इफ वन मोर इज देयर, दैट मीन्स सी म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। व्हाट इज मीन बाय पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है सपोज, इसके साथ में बैक्टीरिया रह रहा है कोई भी, है ना, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया रह रहा है ना, ये बैक्टीरिया रह रहा है इसके साथ, तो ओनली बैक्टीरिया गेट बेनिफिटेड, बैक्टीरिया गेट बेनिफिटेड बट प्लांट गेट हार्म, प्लांट को हार्म पहुंच रहा है, हार्मफुल टू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिट्रस कैंकर, आपको एग्जाम्पल दिया है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया प्लांट के साथ रह रहा है तो प्लांट को डिसीज हो रहा है, ठीक है ना। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जिंदा अगर प्लांट या फिर जिंदा एनिमल से न्यूट्रिशन कोई लेता है ना, जिंदा है ना, तो फिर उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। और सैप्रोफिटिज्म मतलब मरे हुए से रेडीमेड ऑर्गेनिक लेना, पैरासिटिज्म क्या है, जो जिंदा है उससे रेडीमेड ऑर्गेनिक लेना, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या बोलते हैं, जो जिसके अंदर रह रहा है या फिर जिसके ऊपर रह रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। होस्ट हमेशा लॉस में जाता है पैरासिटिज्म में, निगेटिव में जाता है, इसको बेनिफिट नहीं होता है। और ये जो है पैरासाइट, पैरासाइट मतलब जो रह रहा है, पैरासाइट गेट बेनिफिटेड, उसको प्लस, उसको हमेशा फायदा मिलेगा क्योंकि ये उससे न्यूट्रिशन लेगा और ये बेचारा इसको डिसीज हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय मोनेरा किंगडम, यस। And what is the last one? Reproduction. If they consider reproduction, the different mode of reproduction they show mostly asexual reproduction. That is also the binary fission they show. ठीक है. So let's consider the table. The table given. अरे क्यों नहीं आता जल्दी, कैसे रे भाई? ये क्या हो गया? हाँ, see the cell type, Monera kingdom all are prokaryotic, ठीक है। The non-cellulosic polysaccharide membrane, ठीक है, the nuclear membrane is absent, that means the genetic material is naked here. The body organization, they all are cellular level of organization, that means they are unicellular, ठीक है। They also show autotropism, they also show chemosynthetic mode of autotropism, chemoautotropism as well as photoautotropism, yes। And they are heterotropic also, that means both are saprophytic, मरे हुए से भी खाना लेता है, जिंदा से भी लेता है। They also show mutualism, म्यूचुअलिज्म भी दिखाते हैं, ये साथ में रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। सो दिस इज अबाउट द दैट मोनेरा किंगडम। सो इफ यू कंसिडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज द अनदर किंगडम, सेकंड किंगडम, ठीक है ना। द प्रोटिस्टा, व्हाट टाइप ऑफ सेल टाइप, व्हाट सेल टाइप इज प्रेजेंट हियर, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। Protista have eukaryotes. Why they classified under eukaryote? Because if you see the cell of a eukaryote, that protista, the cell, that means the genetic material is properly well inside the nuclear membrane. That's why they are classified under eukaryotes. That means the nuclear membrane is present. Nuclear membrane is present, or the nuclear envelope is present, or the genetic material is present inside the nuclear envelope. Yes. What is the next? They have cell wall present or absent. Some may have cell wall, some may not have cell wall. But if the cell wall is present, the cell wall is different. That is not made up of peptidoglycan. The peptidoglycan cell wall is specifically belong to Monera kingdom. But if you consider the Protista kingdom, some of the member of Protista also have cell wall. The cell wall is different. That is not made up. That is not made up of peptidoglycan, but made up of other material like that silica embedded or cellulosic cell wall.
ठीक है. They also consider cell wall is present. See here, see, present in some. They are eukaryotic. They have nuclear membrane is present. What type of body organization? They all are cellular level. That means they are also unicellular. Yes. Then again, what is the next criteria? The nutrition, mode of nutrition. If you consider the Protista kingdom, so they include that chrysophytes. The chrysophytes are photosynthetic. They show photosynthesis. They have that chlorophyll A. They show photosynthesis. Okay. The next is your that euglenoid. The next is your dinoflagellate. These three show that photosynthesis. All three are photosynthetic. But what is the problem with euglenoid? Euglenoid show photosynthesis in the daylight while it behave as a predator at the night, or when the light is not present. In the absence of light, when the light is deprived, or when the light is absent, they behave as a predator. That means what type of nutrition? They show mixotrophic nutrition. Mixotrophic nutrition. So these are the different mode of nutrition. If you see the slime mold, they are saprophytic or heterotrophic mode of nutrition. And if you consider the that protozoa, last one, the protozoans, है ना, the protozoa ज्यामध्ये तो जिसमें आता है वो अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना, द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा वगैरह जो आता है आपका, हाँ, उसमें दे शो that heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic means heterotrophic. That means they cannot synthesize their own food. That means they want the ready-made organic food material. Heterotrophic mode of nutrition. So these are the different diverse mode of nutrition shown by Protista. They are autotrophic also and they are heterotrophic also. Yes. So this is it about the Monera kingdom. Oh, sorry, Protista kingdom. Okay. If you consider the next kingdom, what is that? That is fungi. What? Fungi. What type of cellular organization? That means the cell type. What type of? They all are eukaryotes. Whenever I am saying eukaryotes, there will be nuclear membrane present, the nuclear envelope present. That means genetic material is present inside the nuclear envelope. The genetic material is not naked. Genetic material is not naked. If you consider the next criteria, body organization. Body organization, that means they all are multicellular, cellular type, multicellular, but the body is not that properly developed into organs, but a body is like loose tissue, thallus like or loose tissue. Thallus matlab loose tissue, not develop into tissue तो बन गया है पर organ system नहीं बना है, ठीक है. So this type of body organization. And if you consider the next criteria, that means that mode of reproduction, mode of nutrition, they are saprophytic or decomposers. मरे हुए से. The mode of nutrition is heterotrophic. Heterotrophic में तीन आते हैं आपके. Heterotrophic में those organisms which want, or the organisms which do not have the capacity to convert the inorganic carbon into organic carbon, or those organisms who want ready-made organic food, ठीक है, or take directly organic food from the others, ठीक है. Those are classified into heterotrophs. Heterotrophs are again classified into saprophytes. Then your that mutualism and that parasitism. Saprophytes are those वो जो मरे हुए से ऑर्गेनिक लेगा, और पैरासिटिज्म और इज दोज वो जिंदा इंसान से ऑर्गेनिक लेगा, इसको बोलते हैं रेडीमेड ऑर्गेनिक लेगा, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म. फंजाई शो सैप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मरे हुए से भी खाना लेता है और जिंदा से भी खाना लेता है. रेडीमेड ऑर्गेनिक मरे हुए से भी लेता है और
saprophytic and parasitic. Eukaryote present chitin. हाँ, cell wall. If you consider the cell wall is primarily made up of chitin. Chitin की cell wall रहती है. What is chitin? It is nothing but the NAG का N-acetyl glucose amine. इसका polymer है ये chitin. Cell wall is primarily made up of chitin plus some amount of polysaccharide is there. Polysaccharide, थोड़ा सा polysaccharide में रहता है. Some amount of polysaccharide is also there. So this is it about the fungi. Next is your plantae. If you consider the plantae में क्या रहेगा? Plantae is the what type of cell is present? Cell type eukaryotes. That means the genetic material is not naked. That means the nuclear membrane is there. Nuclear membrane is present. ठीक है. What type of cell wall is there? Cellulosic cell wall. Primarily made up of cellular के macrofibrils. Some amount of hemicellulose, some amount of pectin plus protein is there. So this is the composition of cell wall of plantae. Yes. If you consider the next criteria, ये हो गया ना, सेल टाइप हो गया, सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, देन ऑल आर मल्टीसेल्युलर है ना. अगर अपन देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में, सी हियर दे आर आल्सो मल्टीसेल्युलर. ठीक है ना. Plantae are also multicellular, but what is the difference between fungi and plantae? The cell wall of fungi is primarily made up of chitin, while the cell wall of plantae is primarily made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. Yes. Then what if you consider the mode of nutrition here? पूरा चला ही गया. Plantae, they all are eukaryotes. Cell wall is nuclear membrane present. Cell wall is cellulose, hemicellulose, protein and pectin and protein. ठीक है. This is the composition of cell wall. Yes. If you consider the mode of nutrition, what type of mode of nutrition? They all are photoautotrophs. Photoautotrophism. Autotrophism म्हणजे conversion of inorganic carbon into C6H12O6. That means the conversion of inorganic carbon into organic. They have a capability to convert the inorganic carbon into organic carbon or organic food. That's why they classify it into autotrophs. And by using the light energy, what is the source of carbon here? CO2 is the source of carbon. CO2 is the source of inorganic carbon here. What is the source of energy here? Light is the source of energy. Yes, light is the source of energy. That's why they almost all are photoautotrophs. Okay, that means they have that chlorophyll A. They will trap the light energy and convert that light energy into the chemical energy or the food. Yes, but some are insectivorous also. Yes, and some are parasitism. Some are parasitic also. Parasitic mode of that amur whale, that Cuscuta plant is showing that parasitic mode of nutrition. Yes. See, photosynthetic mode of nutrition. Acha, what is the type of body organization? They have a tissue. Proper tissue is formed, also organ is formed. If you consider one plant, they have that stem, roots, that leaves, leaves, even flower is there. What is flower? Flower is a reproductive organ. Leaf is the photosynthetic organ. Stem is also organ. Roots are also organ. Organ is formed there, but organ system is not formed. Organ system आगे वाले में बनेगा, एनिमेलिया में बनेगा. ठीक है. थोड़ा पानी पी लेती हूँ बच्चे, रुक जाओ. एनिमेलिया क्या है बच्चे? एनिमेलिया इसको मैं कंसिडर करती हूँ. तो ऑल आर यूकैरियोट. सारे यूकैरियोट चलेंगे एक बार, क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बार आ गई तो सारे यूकैरियोट होंगे. दैट मीन्स वंस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्स, once the genetic material or once the DNA is separated from the cytoplasm, उसकी जब जगह बदल दी है तो हमेशा के लिए बदली हुई ही मिलेगी. ऐसा क्यों हुआ इवोल्यूशन? Why the genetic material has to be placed inside the nuclear envelope? क्योंकि क्या हुआ इवोल्यूशन से, जैसे प्रोकैरियोट में क्या रहता था बच्चा, जेनेटिक मटेरियल नेकेड रहता था, एक्सपोज रहता था साइटोप्लाज्म में. ठीक है. फिर थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, फिर क्या साइज बढ़ गया, सेल का साइज बढ़ गया, मतलब छोटा था प्रोकैरियोट, फिर साइज एकदम बढ़ गया, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गया. If you consider the size of the prokaryotic cell, that is the 1 to 2 or 3 to 5 माइक्रोमीटर में रहेगा.
एंड इफ यू कंसिडर द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट इज 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज बढ़ गया, ठीक है। तो साइज अगर छोटा है तो मुझे चीजें यहाँ से घुमाने में, विद इन द सेल घुमाने में इजी जाएगी। अगर इतना सा साइज है तो यहाँ से मुझे यहाँ ले जाना है कोई भी चीज, तो दैट इज वेरी इजी। सिंपल डिफ्यूजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाएगी। पर अगर साइज बढ़ गया है तो मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट बाय ओनली सिंपल डिफ्यूजन टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। इट इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग ओनली सिंपल डिफ्यूजन। तो तब क्या चाहिए था, तब इवोल्यूशन में धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ मोटर प्रोटीन्स आ गए। मोटर प्रोटीन्स ने क्या किया, बाय यूजिंग एटीपी, नाम में ही मोटर, नाम में ही मोटर है तो वो एनर्जी यूज करेगी। जैसे तुम्हारे घर की मोटर एनर्जी यूज करती है, तुम्हारी लाइट यूज करती है पानी को चढ़ाने के लिए, है ना। उसी तरीके से मोटर प्रोटीन्स क्या करते हैं, एटीपी यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। और जो बायोमोलिक्यूल्स है, साइज बड़ा है सेल, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे चीज ले जानी है, चीज मतलब बायोमोलिक्यूल ले जाना है, यहाँ से मुझे यहाँ ले जानी है। तो बाय यूजिंग एनर्जी, बाय यूजिंग एटीपी, दिस प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट द बायोमोलिक्यूल्स और दे कैन ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। यस, ये अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी सेल में, ठीक है। तो ये जो मोटर प्रोटीन्स रहते हैं ये बहुत हाईली डायनेमिक है, बहुत हाई एनर्जी यूज करते हैं। ये कंटिन्यू बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन होते रहता है इनका। तो अगर अपन ने जेनेटिक मटेरियल को खुला ही छोड़ दिया इनके साथ साइटोप्लाज्म में, तो जो जेनेटिक मटेरियल ये टूट सकता है, जो डीएनए है वो टूट सकता है, ठीक है। मैं डीएनए क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग के पास या फिर कोई इनर्ट है उसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रह सकता है, पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चे, उसके पास डीएनए ही होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे आरएनए किसके पास जेनेटिक मटेरियल रहता है, एक तो बैक्टीरियोफाज के पास रहता है, बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस के पास ही हो सकता है। पर मैं लिविंग की बात करती हूँ तो मोनेरा से लेके आपके एनिमेलिया तक जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होगा, ठीक है। अगर मैं ये डीएनए को साइटोप्लाज्म में खुला रख देती हूँ मोटर प्रोटीन के साथ, तो क्या हो सकता है, ये डीएनए डैमेज हो सकता है या फिर उलझ सकता है मोटर प्रोटीन के साथ। इसलिए इवोल्यूशन में ऐसे हो गया कि ये डीएनए जो है इसके लिए अलग से जगह बनाई गई नहीं, उसको एक प्रॉपर कवर के अंदर रखा गया, जिसको अपन नाम देते हैं प्रॉपर एक न्यूक्लियस। This nucleus term is always applicable to eukaryotes. That means the nucleus term is always applicable when the nuclear membrane is there. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बार आ गई प्रोटिस्टा किंगडम में, सारी चलेगी अभी एनिमेलिया तक, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन यूकैरियोट्स। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो व्हाट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गन, सेल से लेके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा इधर, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर सभी सिस्टम बनेंगे इधर, ठीक है। और what type of nutrition they will find, they are heterotrophs. Heterotrophs मतलब they want ready-made organic carbon, ready-made organic food. Heterotrophs में भी वो क्या है, mostly they are holozoic mode of nutrition. Holozoic मतलब जो पहले खाना अंदर लेंगे, सपोज ये माउथ है, माउथ से खाना अंदर लेंगे और अपने डाइजेस्ट स्टमक में पचाएंगे, these are the holozoic, ये है ना holozoic। और some are सैप्रोफिटिक ऑल्सो, सैप्रोफिटिक में आपका अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म इज एनिमेलिया, बिलोंग्स टू एनिमेलिया, इनवर्टिब्रेट है अर्थवर्म, ठीक है ना, अर्थवर्म। बट ये क्या है, सैप्रोफिटिक है, डेड डेट्राइटिवोस मतलब डेड मैटर से खाना लेता है, ठीक है। या फिर कुछ फ्लीज भी है, फ्लीज मतलब फ्लाइज भी है जो क्या करते हैं, डेड मैटर से खाना लेते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी हियर एनिमेलिया, दो ऑल आर यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर क्या एब्सेंट है भाई, सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल नहीं लिया, सेल वॉल ऑफ कोर्स एब्सेंट होगी, वो तो सबसे पता है, सबको पता है सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट क्या रहेगा, ये क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनेगी, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक, ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा है, आर.एच. व्हिटेकर इन 1969 proposed the 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure. इन्होंने cell structure लिया, body organization लिया, mode of nutrition लिया, reproduction लिया, cell structure लिया, body organization लिया, mode of nutrition लिया, reproduction को consider किया, and even phylogeny also. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक दिया है, ठीक है ना, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ऑल्सो कंसिडर, ठीक
ठीक है, इतने लिए इन्होंने, है ना। तो 3 डोमेन सिस्टम, उसके बाद और एक आया कि 6 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन 6 किंगडम, किंगडम के ऊपर जैसे अपन जाते हैं ना, स्पीशीज, जीनस, वो सब 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, हाँ, तो सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट है आपका डोमेन, डोमेन के नीचे आएगा किंगडम। सो दे क्लासिफाइड वन साइंटिस्ट इज देयर, कार्ल वूज। कार्ल वूज वाज द साइंटिस्ट after R.H. Whittaker, one scientist was there, the name of the scientist is Carl Woese। और कार्ल वूज ने क्या किया कि नया एक क्लासिफिकेशन लिया निकला, उसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया कि दैट प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमिलिया, इनको वैसा का वैसा ही रखा, ठीक है। और सिर्फ मोनेरा जो है, मोनेरा, मोनेरा को 2 में क्लासिफाई किया, दैट इज यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और हो गया आपका यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो दीज आर दी 6 किंगडम, 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर दी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फिर इन्होंने बोला कि 3 डोमेन्स, इस 6 किंगडम को 3 मेन डोमेन में क्लासिफाई किया। जैसे आर्की बैक्टीरिया को एक डोमेन दिया, आर्किया, ठीक है। फिर यू बैक्टीरिया को एक डोमेन बताया, जैसे यू बैक्टीरिया। और सारे यूकैरियोट्स, ऑल दीज यूकैरियोट्स को, ये सारे क्या है, यूकैरिया, यूकैरियोट्स को नया डोमेन दिया, यूकैरिया। यूकैरिया। So these are the 3 domains, these are the 3 different domains and 6 kingdoms, ठीक है। 6 kingdom classification and 3 domain classification was given by Carl Woese। So what is the basis of this classification? इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, बीच में कहाँ घुस गए पता नहीं, ठीक है। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। Archaebacteria and Eubacteria. What is the difference? Archaebacteria are those organisms, are the those kingdom or those member of Monera kingdom which can survive in a harsh habitat। जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है वहां पे भी ये रह सकते हैं। तो इन दोनों को डिफरेंट डोमेन्स में या फिर डिफरेंट किंगडम में क्लासिफिकेशन क्यों किया इनका, ठीक है। क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल इज लिटिल बिट डिफरेंट, सेल वॉल इज डिफरेंट। कैसी डिफरेंट है, वो सूडोम्यूरिन की बनी है, सूडोम्यूरिन, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल और डिफरेंट बायोमोलिक्यूल, उसका नाम है सूडोम्यूरिन, ठीक है। फिर अपन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी बाई लेयर में इसमें भी अरेंज रहती है, इनमें भी बाई लेयर में ही अरेंज है। और प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो लिपिड है ये ब्रांचिंग दिखाता है, ऐसी ब्रांचिंग, और क्योंकि ब्रांचिंग दिखाता है तो अच्छे से फंस के रहेगा एक दूसरे के साथ। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विल बी देयर बिकॉज ऑफ द ब्रांच्ड दैट फैटी एसिड, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रहेगा। हाइड्रोफोबिक मतलब 2 लिपिड के बीच में, तो फैटी एसिड के बीच में अच्छा इंटरेक्शन रहेगा और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जैसे अपन फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल। फॉस्फोलिपिड कैसा बनता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है, जैसे ये देखो ये ग्लिसरॉल है आपका, ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड ज्वाइन होता है, दूसरा फैटी एसिड ज्वाइन होता है, और ये आपका फॉस्फोरस यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो आपको मिलता है फॉस्फोग्लिसराइड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड मिलता है आपको, ठीक है ना। फॉस्फोग्लिसराइड मिलता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है बच्चे, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर, ठीक है। पर इसके साथ वो नहीं रहता है, इसके साथ जो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड में ईथर लिंकेज होता है, ईथर। because of this ether linkage, because of the branched fatty acid and because of the pseudomurine present inside the cell wall, these archaebacteria can live inside the harsh environment where the life is not possible। खौलते हुए पानी में,
ठीक है, वेयर द हॉट स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग, ठीक है, एकदम डीप सीज ओशन में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, एकदम बहुत कोल्ड माउंटेन्स में, ठीक है, दे कैन सर्वाइव देयर ऑल्सो, एंड इवन स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशन में, इवन सॉल्टी एवर एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में भी वो रह सकते हैं। सॉल्टी एरिया में प्रॉब्लम ये रहता है कि बाहर नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता, हम बॉडी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता, तो बाहर नमक ज्यादा है, अंदर बॉडी के कम है, ठीक है ना, तो बाहर अगर नमक ज्यादा है तो नमक क्या करेगा, बॉडी के पानी को खींच लेगा। तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर, द ऑर्गेनिजम्स कुड डाई देयर बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। But archaebacteria can survive in the extreme salty condition also, because they have that specialized the feature. What is that special feature they have? They have that extra that the cell wall is made up of different biomolecule. Even they have that branch fatty acid, and even they have that rRNA is also different. Ribosome में जो rRNA है वो भी different है, but we will not go in detail of that. वो सब दिया ही नहीं है आपको, आपको करना ही नहीं है वो सब, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यू बैक्टीरिया लेती हूँ, तो यू बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो बनी है म्यूरिन की बनी है, सूडोम्यूरिन की नहीं बनी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, ठीक है। इसकी जो फैटी एसिड है वो भी बाइलेयर में ही अरेंज है, बट वो अनसैचुरेटेड अनब्रांच्ड फैटी एसिड से बनी है, ऐसी सिंपल, बीच बीच में प्रोटीन रहेगा, ठीक है, इसके बीच में भी प्रोटीन रहता है, और यहाँ पे जो लिंकेज रहता है वो ईस्टर बॉन्ड रहता है, ईस्टर, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो लेट्स, the three domain system has been proposed that divide the kingdoms into Monera kingdom into two domains. Archaea is a one domain and eukaryote is eubacteria is another domain, leaving the remaining eukaryote kingdom in the third domain, that is eukarya. Thereby the sixth kingdom classification you will learn about the system in detail in higher class. Higher class अभी नहीं करने, ठीक है। Let us look at the five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification include bacteria. अच्छा, अगर अपन देखें ऐसे कि earlier ठीक है, जैसे क्लामाइडोमोनास and chlorella, these previously were classified into, according to two kingdom classification, they are classified into plantae because they have a cell wall, they are classified under plantae, and even that paramecium and amoeba, ठीक है ना, these two do not have cell wall, that's why in the, according to earlier classification these are classified into animalia, ठीक है। But according to five kingdom classification, according to R.H. Whitaker, or according to five kingdom classification, both Chlamydomonas chlorella and Paramecium and that amoeba both are eukaryotes and both are unicellular. That's why both all these four are classified into Protista kingdom. Okay, वही बोला है। The character that unified the whole organism was that all organisms included have a cell wall in their cells. These placed together the group widely different in the other characteristics. It brought together prokaryotic bacteria and the blue-green algae. ये वही है, अपन ने डिस्कस किया ऑलरेडी। The drawbacks बोले हैं कि previous classification was not able to differentiate prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups. इन सबको prokaryote और eukaryote को साथ में रख दिया। Also, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae, where Chlamydomonas is unicellular and Spirogyra is multicellular. Yes, the classification did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants, though they show the characteristic different in the cell wall composition. Fungi की काइटिन से बनी रहती है और वो सेलुलोज की बनी रहती है, ठीक है। In their wall, that green plants cellulosic रहती है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. All prokaryote are grouped together under kingdom Monera, and unicellular eukaryotic organisms are placed in kingdom Protista.
ठीक है। द किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है। क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला प्रीवियसली दे आर क्लासिफाइड इनटू एल्गी प्लांटी, ठीक है ना। नाउ एनी है ना, प्लांटी में रखा गया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड इवन पैरामीशियम एंड एनिबा व्हिच वर earlier classified into kingdom because animalia because they lack the cell wall. Now all these four were classified under protista, है ना। ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि आगे आगे अपने को सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट फाइलोजेनेटिक भी इंपॉर्टेंट है, इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। और ऐसे आगे आगे और जाएंगे तो और क्लासिफाई करते जाएंगे। प्रोटिस्टा एंड फंजाई बीटेकर सिस्टम, द किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया कॉमनली रेफर्ड एज प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, उसके लिए अलग से चैप्टर दिया है। इस चैप्टर में आपने सिर्फ ये पढ़ना है, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, ठीक है।